हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स इसका कॉन्सेप्ट सीखा था। और आज के लेक्चर में हम लोग डायरेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देखने वाले हैं। यहाँ पे डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का क्या मतलब है? तो डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब एक ही बेंजीन में यदि दो जगह पे कोई ग्रुप ऐड हो तो उसे हम डाइसब्स्टिट्यूटेड कह देंगे। तो ऐसे केस में मतलब कि किसी डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल अगर कहाँ पे ऐड होगा, किस तरह से ऐड होता है, किस तरह से हमें प्रोडक्ट बनाना होता, इसी चीज के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यार तुम लोग हेडिंग डाल लो, डायरेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। समझना क्या मतलब है इसका? जैसे हमारे पास कोई मान लो बेंजीन रिंग है, वहां पे कोई ग्रुप है एक्स और कोई ग्रुप वाई कहीं पे भी लगा हुआ है, ठीक है ना। एक्स वाई किसी भी पोजीशन पे लगा हो सकता है, ऑर्थो मीटा पैरा पे लगा हो सकता है। इसके सामने आया इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां आकर ऐड होगा? तो इसी डायरेक्टिविटी के बारे में आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो, तो देखो यार, यहाँ पे अब एक्स और वाई जो ग्रुप लगा हुआ दिख रहा है ना, ये दो तरह के हो सकते हैं, तीन तरह के हो सकते हैं। दोनों एक्स और वाई जो है वो एक्टिवेटर हो जाए, या फिर हो सकता है दोनों के दोनों डीएक्टिवेटर हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक एक्टिवेटर और दूसरा डीएक्टिवेटर हो। तो तीनों पॉसिबिलिटी है, दोनों एक्टिवेटर, दोनों डीएक्टिवेटर, या एक एक्टिवेटर और दूसरा एक एक्टिवेटर दूसरा डीएक्टिवेटर। तीन पॉसिबिलिटी ये बनता है। तो हम लोग वन बाय वन करके तीनों केस को स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले केस वन हम लोग स्टडी करते हैं, बोथ आर एक्टिवेटर। इफ बोथ आर एक्टिवेटर्स, बोथ आर एक्टिवेटर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे जो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप जो दिख रहा है, दोनों के दोनों यदि एक्टिवेटर हैं, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आकर ऐड होगा? तो देखो यार, सिंपल सा लॉजिक है, तुम खुद ही सोच सकते हो। मान लो एक्स स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है और वाई थोड़ा वीक एक्टिवेटर है, दोनों है एक्टिवेटर लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन है? एक्स है। तो ऐसे में कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ता है? जहां माइनस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है वहीं आकर जुड़ता है। माइनस चार्ज डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगा? इसके रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन होगा वहां, ध्यान से सुनना, इसके रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो पैरा पोजीशन है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, या इस वीक एक्टिवेटर के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा? किसके ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा? डेफिनेटली बाय जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है वो ज्यादा माइनस चार्ज देगा और वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो ऐसे केस में है ना, वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है वहां आकर ऐड होगा। नोट करके लिख लो इस बात को, इलेक्ट्रोफाइल्स और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स, incoming electrophiles adds to the ortho and para position with respect to strong activator। यानी जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है उसके रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वहां पर आकर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं हम लोग इस चीज को। यहां पे मान लो एक OH है और एक CH3। अब यहां पे कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आया, चलो बच्चों तुम लोग बता दो कहां पे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड होना चाहिए। तो यहाँ OH और ये है CH3, दोनों के दोनों एक्टिवेटर हैं। OH प्लस M इफेक्ट से माइनस चार्ज दे रहा है, CH3 प्लस H इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस H गैस माइनस चार्ज, ठीक है। तो दोनों माइनस चार्ज दे रहा है, कौन माइनस चार्ज ज्यादा देगा? हाँ, कौन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है? तो डेफिनेटली OH विल बी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। क्यों? क्योंकि ये प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है। इतना तो यार समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। यदि ये प्लस M इफेक्ट स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है तो ऐसे में माइनस चार्ज है ना, इसके ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा होगा। OH के ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? तो जो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आकर पहले ऐड होगा। मतलब कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ ये बनने वाला है, ये OH और ये CH3। एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आकर ऐड हो जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आकर पैरा पे ऐड हो जाएगा। कोई तीसरा पॉसिबिलिटी तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोफाइल होता, लेकिन ये ये ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोफाइल आकर ऐड नहीं हो सकता। ये चीज क्लियर है ना? चलो, इसी में ऐसा भी हो सकता था कि जो OH और CH3 ग्रुप दिख रहा है ये एक दूसरे के मेटा पे होता, तो ऐसे में यदि इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ जुड़ेगा? तो अगेन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर दिख रहा है ना, OH स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, तो OH के रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो पैरा पोजीशन है, ऑर्थो ये और ये पैरा पोजीशन,
तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है ना, इलेक्ट्रोफाइल वहीं आकर ऐड होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं समझना, यहाँ OH आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया, एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं ना, चलो गुड। अब दूसरा इलेक्ट्रोफाइल हम कहाँ जोड़ सकते हैं, OH यहाँ, CH3 यहाँ, एक इलेक्ट्रोफाइल इधर ऐड कर दें। बता दो भाई दोनों डिफरेंट है या सेम है, यदि सेम है तो फिर हम हटा देंगे उसको। तो देख सकते हो भाई ये और ये वाला प्रोडक्ट डिफरेंट है, दिख रहा है ना, हाँ गुड। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बन सकता है, क्या बन भी सकता है कि नहीं बन सकता, ये भी चेक कर लो। इलेक्ट्रोफाइल को हम पैरा पे जोड़ देंगे, क्या वो वाला प्रोडक्ट बाकियों से डिफरेंट है, चेक करो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे, यहाँ पे भी OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो, लेकिन CH3 के रेस्पेक्ट में पैरा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो CH3 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो है, जो कि और OH के रेस्पेक्ट में पैरा है। तो देख लो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ CH के रेस्पेक्ट में भी ऑर्थो, OH के रेस्पेक्ट में भी ऑर्थो, मतलब ये प्रोडक्ट जो है ना वो बाकी से डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे टोटल कितने प्रोडक्ट्स मिले, तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स हमें मिले बता दो बच्चों, यहाँ पे हमें 3 प्रोडक्ट मिले। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट मिले थे, 2 प्रोडक्ट मिले थे। ये चीज समझ में आ रहा है, चलो यार समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग थर्ड केस पे जाएंगे, और थर्ड केस तुम लोग को बताना है कि हमें कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। अब थर्ड केस क्या है, OH और CH3 को हम पैरा पे ले लेंगे। ऐसे में कोई इसके सामने इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जोड़ेगा बता दो यार बच्चों। तो देखिए यार बहुत ही सिंपल है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर अभी भी OH है, तो OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा, पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, गोली मारो तो ऑर्थो। तो इस तरह से OH यहाँ पे आया, CH3 ऑर्थो पे ऐड कर दिया। अब क्या इधर वाला में भी ऐड कर दें कि वो इसके सिमिलर ही बन जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ ऐड करो या यहाँ ऐड करो, दोनों प्रोडक्ट सेम होगा, ये देखने आना चाहिए तुम लोगों को। तो इस तरह से यहाँ पे केवल और केवल एक प्रोडक्ट मिलेगा। केवल कितना प्रोडक्ट मिलने वाला है बच्चों, ओनली 1 प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो ओवरऑल कंक्लूजन हम लोग क्या देखें कि यदि दोनों एक्टिवेटर ऑर्थो पे है तो ऐसे में 2 प्रोडक्ट, मेटा पे है तो 3 प्रोडक्ट, और यदि पैरा पे है तो ऐसे में एक सिंगल प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो बहुत बार सवाल में ऐसा भी आ जाता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए यदि इट गिव्स ओनली 1 प्रोडक्ट। तो यदि एक प्रोडक्ट दे रहा है तो OH और CH3 एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरा पे होना चाहिए। मान लो 3 प्रोडक्ट मिल रहा है तो ऐसे में OH और CH3 मेटा पे होना चाहिए। मान लो कहीं बताया गया कि 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो ऐसे में समझ जाना कि वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे है, समझे ना। तो ये चीज उम्मीद है कि यार तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग यदि दोनों एक्टिवेटर हो तो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ ऐड करना है, ये चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग केस 2 पे चलेंगे, और केस 2 हमारा क्या रहेगा, अरे यार केस 2 केस 2 क्या हो जाएगा, 1 इज एक्टिवेटर एंड अदर 1 इज डीएक्टिवेटर। बहुत आसान हो जाएगा। केस 2 है इफ 1 ग्रुप इज एक्टिवेटर and the other one is डीएक्टिवेटर। तो ऐसे केस में जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ जुड़ना चाहिए, देन द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल will add to खुद ही से बता दो भाई, तुम लोग खुद से बता दो। मान लो हम एक एक्टिवेटर ले लेते हैं OH और एक दूसरा ग्रुप हम लोग ले लेते हैं CHO। इसके सामने आया कोई इलेक्ट्रोफाइल, कहाँ ऐड होना चाहिए, तो डीएक्टिवेटर के रेस्पेक्ट में ऐड होगा क्या, कि एक्टिवेटर के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, सिंपली बाय एक्टिवेटर जो है उसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। और एक्टिवेटर के भी कौन से वाले पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ऐड होगा। मतलब एक्टिवेटर जहां जहां माइनस चार्ज दे रहा है इलेक्ट्रोफाइल वहां आके ऐड हो जाएगा। डीएक्टिवेटर के रेस्पेक्ट में तो ऐड हो ही नहीं सकता, क्योंकि डीएक्टिवेटर तो ये प्लस चार्ज दे रहा है ना। CHO कौन सा चार्ज देगा, प्लस चार्ज। डीएक्टिवेटर को तो भूल ही जाओ। अब एक्टिवेटर के रेस्पेक्ट में देखो कौन कौन सा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ ऐड हो सकता है, ऑर्थो एंड पैरा, और वो भी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के प्रेजेंस में। Then the incoming electrophile will add to ortho and para position with respect to activator।
एक्टिवेटर के रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो पैरा पोजीशन है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आकर ऐड हो जाएगा। तो चलो भाई ऐड कर दो, OH यहाँ पे आया CHO, यहाँ पे एक जगह इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिए। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, OH CHO और यहाँ पे आके हो गया ऐड इलेक्ट्रोफाइल। समझा ना ये चीज? गुड यार। चलो थर्ड वाला तुम लोगों को खुद से बताना है, नहीं अभी थर्ड नहीं सेकंड। OH और CHO को मेटा पे लगा दिया। अब तुम लोग बताओ अगेन ऐड किसका रेस्पेक्ट में होगा, एक्टिवेटर के प्रेजेंस में। एक्टिवेटर के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा कौन है, ये है ऑर्थो, ये है ऑर्थो और ये है पैरा। तो ऐड कर दो, ये OH हो गया और ये CHO हो गया। पहला कहाँ ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रोफाइल को। क्लियर है ना कैसे ऐड कर रहे हैं? इसके बाद OH CHO और एक और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। और तीसरा केस OH CHO, इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ ऐड कर देंगे, समझ में आया ना किस तरह से हमें प्रोडक्ट बनाना है? बस ध्यान में रखना इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना चाहिए, जो एक्टिवेटर है उसके प्रेजेंस में जो ऑर्थो पैरा पोजीशन है वहां जाना चाहिए। बस ध्यान में यही चीज को रखना है। तो इस तरह से यहाँ पे कितना प्रोडक्ट मिल गया, यहाँ पे कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, 2 प्रोडक्ट। यहाँ कितना प्रोडक्ट मिला, 3 प्रोडक्ट मिला। अब तुम लोग बता दो यार बच्चों, थर्ड केस क्या है, यदि OH और CHO, यदि OH और CHO यदि पैरा पोजीशन पे आ गया तो ऐसे में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, अगेन एक्टिवेटर के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा। लेकिन पैरा पे तो भाई पहले से CHO प्रेजेंट है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो ऐसे केस में यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ओनली ऑर्थो विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। केवल कितना प्रोडक्ट बनेगा, ओनली सिंगल प्रोडक्ट, 1 प्रोडक्ट ही बनने वाला है। समझ में आ रहा है ना ये चीज? हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे केवल हम लिख देते हैं 1 प्रोडक्ट बनने वाला है। तो अगेन यहाँ पे भी देख सकते हो 2 3 1, ठीक है ना। यहाँ पे भी देख सकते हो यदि एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर ऑर्थो पोजीशन पे है तो 2 प्रोडक्ट, एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर यदि मेटा पोजीशन पे है तो 3 प्रोडक्ट, और यदि पैरा पे है वो दोनों तो अगेन 1 सिंगल प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, ये चीज समझ में आया? तो ये सेकंड केस था। अब सेकंड केस के बाद अब हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं। तो सेकंड के बाद थर्ड केस पे आते हैं, केस 3। केस 3 क्या बच गया, अभी हम लोग देखे दोनों एक्टिवेटर, फिर दूसरा केस देखे एक एक्टिवेटर एक डीएक्टिवेटर, और तीसरा केस क्या हो जाएगा, इफ बोथ आर डीएक्टिवेटर। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना चाहिए, इफ बोथ आर डीएक्टिवेटर, if both are deactivators then the incoming electrophile, अब तुम लोग बताओगे यार कहाँ जाना चाहिए, थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पे, will add to, अब ये थोड़ा सोचो और बताओ मुझे। तो मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। अब देखो बेंजीन में एक NO2 ले लिया और दूसरा CHO ले लिया, और इसके पास आया एक इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आकर ऐड होगा, तुम्हें सोच कर थोड़ा बताना है। पहले तो यार मुझे ये बताओ कि NO2 और CHO में स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट कौन शो करेगा, क्योंकि दोनों का दोनों प्लस चार्ज देगा, दोनों के दोनों माइनस एम इफेक्ट ही शो करेगा। दोनों में माइनस एम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर किसका होगा, तो ऑलरेडी यार माइनस एम इफेक्ट का ऑर्डर लिखवाएंगे। NO2 का जो एम इफेक्ट होता है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, मतलब NO2 जो है वो रिंग में प्लस चार्ज देगा, ज़्यादा प्लस चार्ज देगा, स्ट्रॉन्गर है एम इफेक्ट, ठीक है ना। CHO का कम प्लस चार्ज देगा। तो बस यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे ऐड होगा, एक ही चीज़ पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो भी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है ना उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड नहीं होना चाहिए। बस और बस यही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है ना उसके ऑर्थो और पैरा पे ना जाए। यदि वीक जो डीएक्टिवेटर है, वीकली डीएक्टिवेटर ग्रुप, उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे आ जाए ना तो चल भी जाएगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे नहीं आना चाहिए। वीकली डीएक्टिवेटर है ना, सॉरी स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटर है, प्लस चार्ज बहुत ज्यादा दे रहा है ऑर्थो एंड पैरा पे, तो ऐसे में इलेक्ट्रोफाइल तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे ऐड होगा ही नहीं। ध्यान से सुनना मैं हर एक लाइन को, मेरा ध्यान से सुनना, तभी चीजें दिमाग में घुसेगा, नहीं तो फिर क्या यहाँ तो मैं लाइन लिख दूंगा, उसको रट लेना, काम हो जाएगा वैसे भी, लेकिन फिर कब भूल जाओ नहीं पता। इसीलिए भाई एकदम
अपने दिमाग में डाल लो जो मैं बोल रहा हूँ, लाइन बाय लाइन अच्छे से सुनना। क्या बोल रहा हूँ, जो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ग्रुप है, जो ज्यादा प्लस चार्ज दे रहा है, उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई वो बहुत अनस्टेबल पोजीशन है ना, इसीलिए मेटा पे आ जाए चल जाता है। तो इसीलिए NO2 के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कभी नहीं आना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल। फिर कहाँ आना चाहिए, तो मेटा पे आना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। CHO के ऑर्थो पैरा पे आ जाए तो भाई चल जाएगा, लेकिन इसके ऑर्थो पैरा पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, इसलिए ये वीक डीएक्टिवेटर है, ऑर्थो पैरा चला लेगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में तो आना ही नहीं चाहिए कभी। तो इसीलिए ऑर्थो पैरा पे नहीं आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम NO2 के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे जोड़ देते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, तो बस भाई हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया ना, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे नहीं आ रहा है। तो ऐसे में यदि इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना हो तो हम इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड कर देंगे, ये NO2, ये CHO, और इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो ये है और पैरा ये है, तो इलेक्ट्रोफाइल हम यहाँ ऐड कर देंगे। एक और प्रोडक्ट इसमें बन सकता है NO2 CHO और एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ। क्या दोनों प्रोडक्ट सेम है या डिफरेंट है, देखकर बता दो बच्चों। तो दोनों प्रोडक्ट यार डिफरेंट है, दिख रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। चलो ये तो अभी दोनों ऑर्थो पे लगा हुआ था। हाँ, एक और चीज यहाँ पे पूरा नहीं लिखे ना। चलो, तो if both are deactivated then the incoming electrophile will add to meta position with respect to, अब बताओ with respect to what, तो strong deactivator with respect to strong deactivator कौन होगा, जो प्लस चार्ज ज्यादा देगा, ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना है। और ऐसे भी याद रख सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर के मेटा पोजीशन पे, या फिर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर के ऑर्थो और पैरा पोजीशन में नहीं आना चाहिए। फिर बच क्या गया, मेटा पोजीशन ना, इसीलिए डायरेक्टली हम लिख दिए मेटा पोजीशन पे ऐड कर दो विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, वही बात हो गया। अब इसी में मान लो OH और NO2 और CHO को हमने लगा दिया मेटा पे, इलेक्ट्रोफाइल आया कहाँ पे ऐड कर देंगे, तो तुम लोग जरा सोचो और बताओ दो भाई, बता दो, अब तो तुम लोग बता ही देना चाहिए। तो ऑर्थो और पैरा पे नहीं आना, यानी ऑर्थो पैरा पे नहीं, तो इसका रेस्पेक्ट में मेटा ये और ये, एक मेटा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, एक ही मेटा बचा है, तो लगा दो मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल को। कितना प्रोडक्ट मिला हमें, कितना प्रोडक्ट मिला, ओनली 1 प्रोडक्ट मिला। समझ में आ रहा है, अरे यार। हाँ, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिला। अब हम लोग एक और लास्ट केस देख लेते हैं। लास्ट केस क्या हो जाएगा, NO2 और यहाँ पे पैरा पे आ गया CHO इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ पे ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, बता दो यार बच्चों, NO2 CHO NO2, अच्छा मेटा पोजीशन पे बनेगा ना। तो देखो इसके ऑर्थो और पैरा पे नहीं आना चाहिए, तो ऑर्थो ये और पैरा ये, पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ऑर्थो पे नहीं, मेटा पे आना चाहिए ना NO2 के, तो मेटा ये दोनों, तो डायरेक्ट मेटा पे ऐड कर दो। यार ये स्ट्रक्चर में क्यों बना दिया, कहाँ पे आना चाहिए, इसके मेटा पे, तो मेटा पे कितना आ जाएगा, एक ही, इधर भी जोड़ोगे तो सेम प्रोडक्ट, यानी अगेन हमें कितना प्रोडक्ट मिल गया, 1 प्रोडक्ट मिल गया। दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, यदि एक दोनों डीएक्टिवेटर है तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर का जो मेटा पोजीशन है वहां पे आकर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देना, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझे ना किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। 1-2 सवाल कर लेते हैं डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल का डायरेक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये नोट कर लेना तुम लोग हर एक चीज। तो देखो यार यहाँ पे 3 सवाल है, ठीक है ना। सवाल क्या, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर रेट टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब इसके सामने एक इलेक्ट्रोफाइल आया, उस इलेक्ट्रोफाइल को आपको ऐड करना है, तो सबसे इजीली कहाँ पे होगा, उसका रेट क्या होगा, वही चीज आपको बताना है। तो 3 सवाल है, एक सवाल, ठीक है ना, 3 सवाल है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 सवाल है। एक सवाल मैं आप लोगों का हेल्प कर देता हूँ, बाकी तुम लोग यार खुद से बनाओगे। ओके चलो देखता हूँ। CH3 दोनों ग्रुप CH3 है, CH3 प्लस H इफेक्ट शो करता है, प्लस H गैस माइनस चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन क्या कर देगा, इजी हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन को यह फेवर करेगा। क्लियर है, गुड।
तो ये CH3 मान लो यहाँ पे आके इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया। अब यहाँ कहीं भी ऐड कर दो, हाथ एक पोजीशन डिफरेंट है, ये पे ऐड कर दो या यहाँ पे ऐड कर दो, सेम यहाँ पे ऐड करोगे तो अगेन सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी ऐड कर दो इस स्ट्रक्चर में, सेम ही प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट मिलने वाला है आपको। अब यदि इलेक्ट्रोफाइल को हमने यहाँ पे ऐड किया तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पे आ गया है, जबकि है दोनों के दोनों एक्टिवेटर। तो इसके ऑर्थो पे और इसके मेटा पे आ गया, मतलब ये तो इसको फेवर कर रहा है, ये इसको फेवर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन कहीं पे भी तुम यार बना दो सेम केस बनेगा। मान लो तुम इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड करते हो तो फिर ये इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में मेटा हो जाएगा। मान लो तुम इलेक्ट्रोफाइल इधर ऐड कर देते हो कहीं, तो फिर से वही सेम केस बनेगा, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में मेटा। या फिर तुम यहाँ पे ऐड कर दो इलेक्ट्रोफाइल को तो अगेन सेम केस बनेगा भाई, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और इसके रेस्पेक्ट में मेटा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल को कहीं भी ऐड कर दो तुम्हें प्रोडक्ट एक सिंगल ही मिलने वाला है। तो मान लो हमने इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ ऐड किया तो एक के रेस्पेक्ट में ऑर्थो, एक के रेस्पेक्ट में मेटा, मतलब एक फेवर कर रहा है, एक फेवर नहीं कर रहा है। ओके चलो गुड। इस वाले केस में आ जाओ, इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ कहाँ ऐड किया जा सकता है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ ऐड किया जा सकता है, और अब देख यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया ना, एक फायदा हो गया क्या, इसके रेस्पेक्ट में भी ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में भी ऑर्थो, मतलब दोनों का दोनों CH3 ग्रुप जो है ना वो फेवर कर रहा है इस इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन को। मान ले CH3 के रेस्पेक्ट में हम पैरा पे ऐड कर देते तो इसका रेस्पेक्ट में पैरा हो जाता और इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाता, ऑर्थो हो जाता। मतलब यहाँ पे आइदर यहाँ ऐड करो या यहाँ ऐड करो, दोनों जगह इस इलेक्ट्रोफाइल को फेवर मिल रहा है, क्योंकि दोनों का दोनों इस इलेक्ट्रोफाइल को स्टेबलाइज करेगा, पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज जो आएगा उसको स्टेबलाइज करेगा। समझ रहे हो ना ये चीज। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन इजीली हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज दोनों दे रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आके आसानी से जुड़ जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा था, एक का तो आ रहा था, दूसरे का मेटा पड़ जा रहा था, तो मेटा की वजह से माइनस चार्ज यहाँ पे कम हो गया। ये चीज क्लियर है। अब थर्ड वाले केस में आते हैं। थर्ड वाले में इलेक्ट्रोफाइल हम कहाँ ऐड कर सकते हैं। तो मान लो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे, मान लो यहाँ हम ऐड किए तो एक के तो ऑर्थो हो गया, लेकिन दूसरे के मेटा पे हो गया, मतलब अगर एक फेवर किया और एक फेवर नहीं किया। या फिर मान लो हम यहाँ पे ना करके यहाँ पे ऐड करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, क्या होता, इसके रेस्पेक्ट में पैरा लेकिन इसके रेस्पेक्ट में अगेन मेटा हो जाता, मतलब अगेन एक फेवर कर रहा और एक फेवर नहीं कर रहा है। सेम चीज मान लो इसके रेस्पेक्ट में तुम देखते कि यहाँ पे ऐड करते तो इसके रेस्पेक्ट में तो ऑर्थो हो जाता, यदि इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ ऐड किया जाता, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो होता लेकिन इसके रेस्पेक्ट में मेटा हो जाता। और यदि हम यहाँ इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते तो इसके रेस्पेक्ट में पैरा तो हो जाता लेकिन इसके रेस्पेक्ट में मेटा हो जाता। मतलब अगेन हम यही देख रहे हैं ना कि एक फेवर कर रहा था दूसरा फेवर नहीं कर रहा है। इस वाले में भी वही चीज देख रहे थे, एक फेवर कर रहा था दूसरा फेवर नहीं कर रहा था। इसमें दोनों CH3 जो है वो फेवर कर रहा था इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि A, B, C में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, B होगा, क्योंकि दोनों CH3 इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन को फेवर कर रहा है, तो B तो सबसे ज्यादा होगा। ये चीज तो निकल गया। अब बच गए A और C। A और C में ऑलमोस्ट सेम केस है कि एक फेवर कर रहा है तो दूसरा फेवर नहीं कर रहा है। फेवर और नहीं फेवर का मतलब समझ रहे हो ना, एक के ऑर्थो पे आ रहा है लेकिन दूसरे के मेटा पे पड़ जा रहा है तो फेवर नहीं किया। यहाँ पे भी एक ऑर्थो एक मेटा पे पड़ गया तो ये भी फेवर नहीं किया, मतलब एक ऑर्थो एक मेटा वाला केस हो गया दोनों केस में। अब ऐसे केस में A और C में कैसे चेक करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ मतलब रिलेटिवली फास्टर रेट से ऐड होगा। तो ऐसे केस में हम लोग सिंपली क्या देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, जहां हिंड्रेंस इलेक्ट्रोफाइल को कम मिलेगा, सुन ले ध्यान से, जहां इलेक्ट्रोफाइल को हिंड्रेंस स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल वहां जाके ऐड हो जाएगा। तो इस वाले में और इस वाले में इलेक्ट्रोफाइल को हिंड्रेंस कहाँ कम मिल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ के जोड़ेगा तो इसके साथ हिंड्रेंस, यहाँ पे आके जोड़ा तो हिंड्रेंस कम हो गया, इलेक्ट्रोफाइल को हिंड्रेंस मिल ही नहीं रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ का ऐड होना चाहेगा, इस वाले में, इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा जल्दी ऐड होना चाहेगा, मतलब B के बाद C, C के बाद A। तो यदि कहीं ऐसा केस बनता है कि भाई सभी जगह फेवर और नॉन फेवर वाला बराबर आ गया, एक फेवर कर रहा था एक नहीं, इसमें भी एक फेवर कर रहा है एक नहीं, तो ऐसे केस में फिर हिंड्रेंस हमको नेक्स्ट फैक्टर देखना पड़ता है। क्लियर। तो B C है, B क्यों नहीं कर रहा, दोनों फेवर कर रहा था इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन को। अब चलिए अब तुम लोग दोनों खुद से बना सकते हो। चलो देखो CH3 क्या कर रहा है, प्लस H गिव्स माइनस चार्ज, मतलब ये फेवर करने वाला है। CN कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस है, माइनस M गिव्स प्लस चार्ज। तो भाई इससे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि ये प्लस चार्ज दे रहा है ना, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक को ये फेवर नहीं करने वाला। चलो यदि अब अगेन एक ही पोजीशन हमारे पास बचता है इलेक्ट्रोफाइल को, इसके रेस्पेक्ट अब देख, एक एक्टिवेटर है दूसरा डीएक्टिवेटर ग्रुप लगा हुआ है, एक एक्टिवेटर लगा है दूसरा डीएक्टिवेटर लगा है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है वो किसके रेस्पेक्ट में ऐड होता है, एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर के रेस्पेक्ट में। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के रेस्पेक्ट में
अटैक करता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। तो इसका पैरा पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है, ऑर्थो पोजीशन बच गया, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ या यहाँ ऐड कर दो, दोनों पोजीशन सेम है तो कहीं भी एक जगह ऐड कर दो। तो इसका तो ऑर्थो आ गया, इसका मेटा आ गया, चल भाई बच गया, इसका मेटा पे आया ना, इसके ऑर्थो और पैरा पे नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर क्या करेगा, डीएक्टिवेट कर देगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज देते हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल पे भी प्लस चार्ज होता है ना, दोनों में रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रोफाइल दूर से भाग जाएगा। तो ये अच्छा है, क्यों, ये तो एक्टिवेट कर दिया इलेक्ट्रोफाइल, ये तो फेवर कर रहा है और ये भी फेवर कर रहा है एक तरह से, क्यों भाई मेटा पे इसका प्लस चार्ज जाता ही नहीं है, तो अच्छा है ना, तो ये दोनों फेवर कर दिया है, समझ रहे हो। इस वाले केस में देखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास इसके ऑर्थो और पैरा पे ऐड करने का है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड कर सकते हैं, या हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, या यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये 3 पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करने का। जरा सोचना, ये तो इस इलेक्ट्रोफाइल को फेवर कर दिया, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो फेवर कर, लेकिन ये Cn भी यहाँ पर प्लस चार्ज दे देगा ना, तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन इजी रहेगा क्या, नहीं, मतलब ये Cn है ना, इसको मतलब नॉट फेवर वाला केस बन गया यहाँ पे Cn के लिए, Cn इसको अपोज करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन को, लेकिन CH3 तो भाई इलेक्ट्रो ऑर्थो पोजीशन है, वो तो फेवर है, मतलब एक फेवर कर रहा है एक फेवर नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों फेवर कर रहा था, क्यों, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो आ रहा था और -m के रेस्पेक्ट में मेटा पे आ रहा था, अच्छी बात है। यहाँ पे एक के ऑर्थो दूसरे, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन जस्टिफाइड पूरी तरह से नहीं है। यहाँ पे ऐड करते तो क्या कुछ फायदा होता, तो अगेन देखो भाई, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाता, पैरा हो जाता, तो अगेन इसका प्लस चार्ज यहाँ पे पहुंच जाएगा ना, फिर से एक फेवर और एक फेवर नहीं कर रहा। मान लो यहाँ पे आता तो अगेन इसके रेस्पेक्ट में तो ये फेवर हो जाएगा पैरा, लेकिन ये ऑर्थो ये फिर से इसको अपोज कर देगा भाई, इसका प्लस चार्ज यहाँ आएगा, मतलब अगेन यहाँ पे देख रहे एक फेवर कर रहा है तो दूसरा फेवर नहीं कर रहा है, समझ रहे हो ये चीज़ को ना। चलो गुड, अब सी वाला केस देखते हैं। अब अगेन यहाँ पे एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर CH3 है ना, CH3 के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल आकर ऐड होगा, समझ आ रहा है। अब CH3 के रेस्पेक्ट में यहाँ और यहाँ ऐड करेंगे, अब देख भाई दोनों यहाँ पे ऐड करेंगे ना, तो इसके रेस्पेक्ट में तो भाई फेवर कर रहा है और Cn के रेस्पेक्ट में भी मेटा आ रहा है, दोनों फेवर कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में मेटा आ गया, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, वाह वाह। इस केस को चेक करो, तो इसके रेस्पेक्ट में पैरा मतलब फेवर कर गया, इसके रेस्पेक्ट में मेटा, वाह यार, याद रखना जो डीएक्टिवेटर उसके रेस्पेक्ट में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है ना, ताकि उसका प्लस चार्ज वहाँ तक ना पहुँचे। क्लियर है ना ये चीज़। चलो अब तुम लोग बता दो ए बी और सी में सबसे अच्छा कंडीशन कहाँ बना था, तो ए में एक दोनों फेवर कर रहा था, क्योंकि एक्टिवेटर के प्रेजेंस में ऑर्थो था, डीएक्टिवेटर के प्रेजेंस में मेटा यहाँ पे, और सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है, वाह ए और सी तो बढ़िया है। लेकिन बी वाले में क्या हो रहा था, एक तो फेवर कर रहा था एक फेवर नहीं कर रहा था, तो इसलिए बी सबसे खराब हो गया, मतलब बी का रेट जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट सबसे खराब होगा, सबसे स्लो होगा, ये चीज़ क्लियर है। अब बच गए ए और सी, तो ए और सी में अब क्या देखेंगे, तो ए और सी में देख लो स्टेरिक हिंड्रेंस, जब सेम केस आ गया दोनों फेवर कर रहा है ना, तो ऐसे में फिर स्टेरिक हिंड्रेंस देख लेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस इलेक्ट्रोफाइल को जहां कम मिलेगा वहां इलेक्ट्रोफाइल जल्दी ऐड हो जाएगा। तो कहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिल रहा है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इस CH3 के साथ हिंड्रेंस मिलेगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो अगल बगल कोई नहीं हिंड्रेंस क्रिएट करने वाला, तो कहाँ ऐड हो जाएगा, सी के बाद ए के बाद बी। समझ में आ रहा है किस तरह से यहाँ पे सवाल को करना है। देख भाई इस तरह का सवाल आप लोग को बहुत बार मिलेगा, और आजकल जेईई में एडवांस में इस तरह का सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सब अच्छे से समझ लो। चलो यहाँ पे अब देखते हैं क्या होगा। ये कौन सा इफेक्ट प्लस H, ये कौन सा इफेक्ट प्लस M, दोनों का दोनों भाई एक्टिवेटर लगा हुआ है, तो ऐसे में अब इलेक्ट्रोफाइल किसके रेस्पेक्ट में ऐड होगा, CH3 या NHR के रेस्पेक्ट में। देख भाई नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, तो एक्टिवेटर हो गया, बस लोन पेयर है मतलब एक्टिवेटर हो गया। अब ये CH3 और NHR, ये H इफेक्ट या M इफेक्ट स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, यानी इस स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटर के रेस्पेक्ट में अब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड हो सकता है, यहाँ ऐड हो सकता है, यहाँ ऐड नहीं कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये दो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, मेटा हो गया, थोड़ा खराब हो गया, क्यों, इसका ये भी एक्टिवेटर है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में भी ऑर्थो या पैरा पोजीशन हो जाता ना, तो बढ़िया हो जाता, दोनों फेवर करता है। बाय द वे एक फेवर किया एक फेवर नहीं किया, क्यों, ये एक्टिवेटर है ना, एक्टिवेटर के रेस्पेक्ट में मेटा पे चला गया, इसलिए। बी वाले केस में आ जाओ, आप इलेक्ट्रोफाइल किसके रेस्पेक्ट में ऐड होगा, NH3 के रेस्पेक्ट में ऐड होगा, इसका ऑर्थो, ये ऑर्थो और ये पैरा, ये 3 जगह इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के रेस्पेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेंगे, बताए थे ना अभी, तो NH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और ये पैरा। इलेक्ट्रोफाइल को यदि मान लो यहाँ ऐड कर दिए, इस पोजीशन पे ऐड कर दिए, इसका ऑर्थो और इसका भी ऑर्थो, वाह क्या बात है यार, ये भी फेवर कर रहा है ये भी फेवर कर रहा है इस पोजीशन को, इलेक्ट्रोफाइल तो ऐड होगा यार बड़ा अच्छा से। इस वाले पे मान लो इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर देते तो बहुत अच्छी बात है भाई, इसका पैरा और इसका ऑर्थो अगेन दोनों फेवर कर रहा है, यहाँ ऐड कर देते तो इसका पैरा हो जाता, इसका ऑर्थो हो जाता,
मतलब दोनों फेवर कर रहा है, ये चीज़ तो दिख रहा है। कहीं पे भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड करो दोनों ग्रुप फेवर करेगा। यहाँ पे क्या था, एक फेवर कर रहा एक फेवर नहीं करा, यहाँ दोनों फेवर किया तो बी और ए में बी अच्छा है। सी वाले में देखो तो स्ट्रॉन्ग ये है ना, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, ये ऑर्थो पे तो जाएगा नहीं, इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, और पैरा पैरा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक के रेस्पेक्ट में फेवर कर रहा था, दूसरा नॉट फेवर वाला केस बन गया। देखो ये ऑर्थो तो इसके रेस्पेक्ट में मेटा, तो अगेन एक फेवर कर रहा है एक फेवर नहीं कर रहा, तो ए बी सी में सबसे अच्छा कौन है, तो अगेन यार बी सबसे बढ़िया है। क्यों, दोनों फेवर कर दिया इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन को, तो बी तो सबसे बढ़िया। अब ए और सी में देख लो, तो ए और सी में वही केस भाई, एक ऑर्थो एक मेटा, एक ऑर्थो मेटा, मतलब एक फेवर एक नॉट फेवर। तो ऐसे में इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाकर ऐड होना चाहेगा जहाँ पे हिंड्रेंस उसको कम मिले। तो इलेक्ट्रोफाइल तुम यहाँ ऐड करो यहाँ ऐड करो, दोनों जगह हिंड्रेंस मिल जाएगा NH4 से। लेकिन इस वाले केस में इलेक्ट्रोफाइल को तुम यहाँ पे ऐड कर दो तो हिंड्रेंस मिलेगा क्या, अगल बगल वाले को कोई ग्रुप लगा ही नहीं। हिंड्रेंस बाय ऑलवेज ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप के कारण होता है, ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप नहीं है मतलब हिंड्रेंस नहीं लग रहा है, ये सबसे हिंड्रेंस नहीं देखा जाता, ऑलवेज ऑर्थो पोजीशन से हिंड्रेंस देखा जाता है। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रोफाइल को कोई हिंड्रेंस नहीं मिलेगा। हिंड्रेंस नहीं मिलेगा इसका मतलब सी में रेट जो है वो ज़्यादा होगा देन ए, तो बी सी ए ये हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर। समझ रहे हो, अच्छा सवाल है भाई। MS चौहान में तुम लोग को इस तरह के सवाल दिखेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये जो डायरेक्टिविटी इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन था उसके बारे में आज ये लेक्चर था। अब हम लोग नेक्स्ट डे जो है ना वो नए टॉपिक के साथ लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट हम लोग बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हैलोजिनेशन, फेडरक्राफ्ट रिएक्शंस, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए यार वीडियो यहीं पे एंड किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।